इस वीडियो में हमने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी के क्या एक्सियम्स हैं और उन एक्सियम को यूज़ करके हम क्या क्या नई चीज़ें प्रपोज कर सकते हैं या उन एक्सियम की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो एक्सियम्स, जो पहला एक्सियम है हमारे पास वो कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट ई की वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है। तो जो किसी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी को कभी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती, कभी हम प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते और कभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी को आप परसेंटेज के तौर पे भी सोच सकते हैं, एक परसेंटेज किसी चीज़ के होने का इम्कान के लिहाज से। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, और मैं महकमा मौसमियात कह रहा है कि जो रेन की प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल यकीन है कि रेन होगी। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है वो 100% है और 100% से मुराद है कि वो 1 के बराबर है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, लेट्स से महकमा मौसमियात जो है उसको यकीन है कि रेन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है वो 0% है और 0% से मुराद है कि जी इक्वल्स टू 0। और अगर हम महकमा जो मौसमियात है वो कह रहा है कि जी रेन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, इसका मतलब है कि इक्वल चांसेस हैं कि रेन हो या रेन ना हो। सो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन होगी वो 50% है और 50% से हम मुराद है कि 50/100 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब है कि हाफ़ चांसेस हैं कि रेन होंगी और हाफ़ चांसेस रेन नहीं होंगी। तो आपने देखा है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो इस तरह से परसेंटेज के लिहाज से हमेशा जो है 0 और 1 तक के दरमियान रहती है। ज़्यादातर हम बोलने में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जी, या हम कहते हैं कि जो रेन की प्रोबेबिलिटी है, जो रेन के होने के चांसेस जो हैं वो 200% है। सो कहने में तो हम ऐसे कह सकते हैं, मगर मैथमेटिकली ऐसा लिखना और ऐसा कहना रॉन्ग है। सो मुहावरतन तो ऐसे कह सकते हैं, मगर असल में किसी चीज़ के चांसेस 100% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और 100% का मतलब है कि जी प्रोबेबिलिटी 1 है और 0% का मतलब है कि जी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो पहला एग्जाम हम ये बताता है। दूसरा एग्जाम जो है इसकी तरफ हम अभी आते हैं, मगर इससे पहले हम तीसरा एग्जाम करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं E1 से लेकर E2 से En। मेरे पास n इवेंट्स हैं और ये इवेंट्स जो हैं डिसजॉइंट हैं। सो ये इवेंट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो हैं ये सिनोनिम हैं, इनका सेम मतलब होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इवेंट E1 होता है तो E2 नहीं होता, अगर E2 होता है तो E1 नहीं होता। ये कभी नहीं हो सकता कि दो इवेंट्स जो हैं वो एक वक्त में जो है ना वो इकट्ठे हों। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि वेन डायग्राम के केस के अंदर कि जो इनका जो सेट है इसमें कोई ओवरलैप नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला एरिया इनके पास नहीं है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर E1 के अंदर लेट्स से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं तो E2 के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनके सेट्स में कोई ओवरलैप नहीं है। सो अगर मेरे पास कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं n इवेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी जो है E1 यूनियन E2, यूनियन में बाय द वे हम कई दफ़ा R भी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कि E1 होगा और E2 होगा और यूनियन En होगा, तो ये किसके बराबर होगी? ये इनके सम प्रोबेबिलिटीज़ के सम के बराबर होगी। ये इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U I इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके n तक EI वो इक्वल्स टू होगी समेशन I इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके n तक P EI।
सो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है नीचे वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बस मैंने इसको मुख्तसर अंदाज में यहाँ पे लिख दिया है। सो ये कह रही है कि अगर मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो जो उनकी इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के सम के इक्वल होगी। जो सेकंड हमारे पास एक्सिम है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी एक सैम्पल स्पेस की वो हमारे पास हमेशा इक्वल्स टू 1 होगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जी सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या है, सारे के सारे आउटकम्स हैं उस सैम्पल स्पेस की, और जो सारी आउटकम्स होती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो 1 के बराबर होगा। सो बेसिकली ये कह रहा है कि जी जो मेरे पास सैम्पल स्पेस में जितनी भी आउटकम्स हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटीज़ का मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास 1 के बराबर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है और उस सैम्पल स्पेस के अंदर खाली 2 इवेंट्स हैं, 2 आउटकम्स हैं, एक आउटकम है हेड की और एक सैम्पल स्पेस के अंदर आउटकम है टेल की। तो मेरे पास सैम्पल स्पेस के अंदर खाली 2 आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल, और मुझे किसी ने बता दिया है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है ना वो है जी 0.3, और मुझे किसी ने पूछा कि ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी। सो मुझे ये पता है कि सैम्पल स्पेस के जो आउटकम्स हैं सबका अगर मैं ऐड कर लूँ तो उसका रिज़ल्ट 1 आना चाहिए इसके मुताबिक। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि हेड एक आउटकम है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसका आंसर मिला के 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इससे ये पता लगा कि अगर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस वाले फार्मूले से, वो होगी 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.7। सो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो टेल की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी, क्योंकि 0.3 प्लस 0.7 इज इक्वल्स टू 1। सो जो पहला हमारे पास कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम एक्सिम यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं वो कहता है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको प्रूफ कुछ कैसे किया जा सकता है? प्रूफ सबसे पहले हम जो है सेट बनाते हैं कि जी हमारे पास सेट इस तरह से है कि अगर मेरे पास एक वेन डायग्राम हो, उसके अंदर यहाँ पे एक इवेंट ई है और ये मेरे पास पूरी सैम्पल स्पेस है। सो ई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सारा के सारा बाहर का एरिया है और ई ये। इसका मतलब है कि ई अगर मेरे पास लेट्स से ये स्ट्रेट लाइनों वाला मेरे पास ई है और ये जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस वाला ये मेरे पास जो है ना ये ई का कॉम्प्लीमेंट है। सो आप ये देख सकते हैं कि ई और ई के कॉम्प्लीमेंट में कोई रीजन शेयर नहीं है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास ई और ई के कॉम्प्लीमेंट में कोई रीजन शेयर नहीं है और ये दोनों मिलाकर मेरे पास एस आ जाता है। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ई है और यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट जो है इसका आंसर जो है ये एस के बराबर आता है, और जो है इन दोनों के अंदर कोई रीजन शेयर नहीं है। तो ये ई और ई कॉम्प्लीमेंट जो हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वो होगी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि जी एक्सिम नंबर जो है 3 के मुताबिक कि अगर ये डिसजॉइंट हैं सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट थे। सो मैंने यहाँ पे एक्सियम नंबर जो है 3 का इस्तेमाल किया। सो अब मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है वो 1 के बराबर है। तो मैं यूजिंग एक्सियम नंबर 1 मैं ये लिख सकता हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों मिला के एस के बराबर थी, इसका मतलब है ये इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 1 है। सो बाय द वे एक्सियम नंबर 1 नहीं, एक्सियम नंबर 2 है। सो इस वाली इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई।
हैंस प्रूव्ड कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। सो अब देखते हैं कि सेकंड हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है। जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है जो हम एक्सियम से ड्रॉ कर सकते हैं वो कहता है कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स हों, मैं कहूँ कि जो प्रोबेबिलिटी कि ई जो है वो एक इवेंट है और ई जो है वो सबसेट है एक और इवेंट एफ का। सो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। सो इसको हम यूजिंग एक्सियम प्रूफ कर सकते हैं। सो प्रूफ, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसकी। मेरे पास ये पूरी सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस के अंदर मेरे पास ये वाला जो इनर सर्कल है ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ई सबसेट है एफ का, और ये जो आउटर सर्कल है ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब मैं देखता हूँ कि इस यूजिंग दिस वेन डायग्राम मैं एफ को कैसे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि जी एफ इज इक्वल्स टू ई, मैं लिख रहा हूँ कि एफ जो है वो ई को मैं जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एफ जो है उसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रीजन है और यूनियन, और एफ के अंदर जो है ये वाला रीजन है जो इस वाले सर्कल और बड़े सर्कल के दरमियान में है, ये वाला रीजन। और ये रीजन मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि ई का कॉम्प्लीमेंट, ई के अलावा बाकी सारा कुछ इंटरसेक्शन एफ, तो ये वाला रीजन है ई का कॉम्प्लीमेंट यानी ई के अलावा बाकी सारा कुछ पूरी सैंपल स्पेस और उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ। और जो ये वाला रीजन मेरे पास आएगा इसको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इन हॉरिजॉन्टल लाइन में और इन वर्टिकल लाइन में कोई ओवरलैप नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो ई है और जो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, इनमें कोई ओवरलैप नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो अब हमने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर आएगी, वो आएगी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब है क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एस एफ एंड ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब है कि यूजिंग जो है एक्सियम नंबर 3, यूजिंग एक्सियम नंबर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो इक्वल्स टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। और क्योंकि जो है जो इस वाले की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, सो एस probability of E complement intersection F will be greater than equals to 0। इसका मतलब है कि जो भाई जब यहाँ F था, इसका मतलब है कि जो probability of F है must be greater than equals to probability of E, क्योंकि जो ये वाला हमारे पास है ये greater than equal to 0 है। सो इससे ये वाली चीज़ जो है और ये वाली चीज़ सेम है और hence proved। जो हमारे पास थर्ड कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम यूजिंग एक्सियम प्रूव कर सकते हैं वो हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट ए है यूनियन बी। सो मेरे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, इनकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो बेसिकली ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी और फिर इस केस में मेरे पास जो है ये जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है और ये जो थर्ड एक्सियम है ये सेम हो जाएंगे। मगर अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो मुझे ये वाली चीज़ माइनस भी करनी पड़ेगी। तो इसको प्रूफ करते हैं यूजिंग एक्सियम। सो प्रूफ से पहले सबसे पहले हमें जो है इस सेट की वेन डायग्राम बनाते हैं। सो हमारे पास सेट कुछ इस तरह से है।
कि हमारे पास ये वाला सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास ये वाला सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रेक्टेंगल है ये सैंपल स्पेस एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ब्लू वाला हमारे पास सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पिंक वाला है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दरमियान का एरिया है ये बेसिकली ए और बी का इंटरसेक्शन है। सो अब हम शुरू करते हैं प्रूफ में सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड से। हमने देखना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है इसको हमने लिखना है, मगर इससे पहले कि हम इसका आंसर निकालें हम पहले लिखते हैं कि जी हम ए यूनियन बी को लिखने की कोशिश करते हैं। सो ए यूनियन बी जो है इसमें सबसे पहले हमारे पास 3 एरियाज़ हैं। इसमें एक एरिया जो हमारे पास है वो ये वाला एरिया है। इस एरिया को मैं जो हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर एक एरिया है मेरे पास ये जो कॉमन एरिया है, इस वाले एरिया को मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर मेरे पास एक एरिया है ये जो बी का एरिया है जो कॉमन नहीं है बेसिकली, तो इस वाले एरिया को मैं डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये 3 एरियाज हैं और मैं ए यूनियन बी को इन 3 एरियाज की टर्म में लिखना चाहता हूँ। सो जो एरिया नंबर 1 है, जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का एरिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये इक्वल्स टू है बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि बी के अलावा सब कुछ, इसमें ये वाला एरिया भी आ जाएगा और साथ सैंपल स्पेस भी आ जाएगी और इंटरसेक्शन ए। फिर जो पहले वाला एरिया था हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, वो बेसिकली जो है ना इसके बराबर है। यूनियन जो सेकंड वाला एरिया है जो वर्टिकल लाइन वाला एरिया है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। सो ये वाला एरिया था वर्टिकल लाइन वाला। यूनियन ये जो थर्ड वाला एरिया है डायगोनल लाइन वाला, ये बराबर है कि जी ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जी इस वाले सर्कल के अलावा बाकी सारा कुछ आ जाएगा और इंटरसेक्शन बी, तो फिर ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से मेरे पास तीनों एरियाज आ गए और ये वाला एरिया जो है ना डायगोनल लाइन वाला आ गया। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एरिया आ गया, वर्टिकल लाइन वाला आ गया, डायगोनल लाइन वाला आ गया। अब ये तीनों जो एरियाज हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी इनमें कोई ओवरलैप नहीं है। ये इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले में कोई ओवरलैप नहीं है, डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज 3 एरियाज। मैं लिख सकता हूँ जी प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे तो यूनियन की जगह मैंने प्लस लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे ना मेरी लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई। सो मैंने ये देखना है कि क्या राइट हैंड साइड भी इसके बराबर आती है कि नहीं। सो अब हम शुरू करते हैं जी राइट हैंड साइड। इस केस में हमने लिखना है कि जी राइट हैंड साइड हमारे पास थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने इन 3 एरियाज की टर्म में लिखना है। सो जो ए है बेसिकली, ए जो है वो इस वाले एरिया और इस वाले एरिया का जो है ना यूनियन है। और जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का एरिया है, जैसे यहाँ पे देखा था, उसका ये वाला फार्मूला था। तो मेरे पास इसका मतलब है कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, एंड यूनियन कौन से वाला, ये जो वर्टिकल लाइन वाला एरिया है विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये वाला एरिया। सो ये मैंने जो लिखा है ना, ये मैंने ए को लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख दिया प्लस अब मैंने बी के बारे में प्रोबेबिलिटी लिखनी है। बी जो है बेसिकली यूनियन है वंस अगेन जो है वर्टिकल लाइन का और डायगोनल लाइन का। सो इसका मतलब है, और मेरे पास डायगोनल लाइन कौन सी थी, ये वाला मेरे पास थी वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन। सो मेरे पास जो बी की जगह पे लिख सकता हूँ मैं कि जी ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये मैंने ना बी को लिख दिया, तो मैंने ए को भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को भी लिख दिया, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी लिख दिया। अब मैंने ये वाला लिखना है आखिरी वाला, और इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ कि ये वाला है जी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ क्योंकि ये दोनों एरियाज जो हैं, ये दोनों जो मेरे पास हैं, ये आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, तो मैं इस वाले यूनियन को प्लस में कन्वर्ट करके इस वाले को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने इनको ऐसे लिखा आखिर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए प्लस, इस वाला यूनियन प्लस में कन्वर्ट हो गया यूजिंग एक्सिम नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं आपस में। ये वाला मेरे पास वंस अगेन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन वाला था, और ये वाला मेरे पास जो था डायगोनल लाइन वाला एरिया था। तो इन दोनों को भी मैंने जो है प्लस में कन्वर्ट कर दिया यूनियन को, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जाहिर है कि ये वाला जो है इस वाले से कट गया, तो आखिर में मेरे पास जो है जो चीज़ रह गई वो चीज़ वही है जो यहाँ पे थी। मेरे पास ये यहाँ पे भी था और ये यहाँ पे भी था, मेरे पास ये वाला यहाँ भी था और ये वाला यहाँ भी था, और मेरे पास ये वाला यहाँ भी था और ये वाला यहाँ भी था। तो इससे पता लगा कि लेफ़्ट हैंड साइड भी इसके बराबर है और राइट हैंड साइड जो है वो भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो फोर्थ और फाइनल कॉन्सिक्वेंस है वो कहता है कि अगर मेरे पास एक ऐसी सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो मेरे पास गिवन है एक सैम्पल स्पेस with equally likely outcomes। तो मेरे पास ऐसे सैम्पल स्पेस है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो कोई इवेंट ई, जो सैम्पल स्पेस का कोई इवेंट ई है, वो इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई divided by number of outcomes in sample space। So obviously इसको भी हम proof कर सकते हैं using axioms। So proof, so हमें ये पता है कि जी हमारे पास सारी outcomes जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो पहले मुझे पता है कि सारी आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 2 इज इक्वल्स टू डॉट 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 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम n। तो लेट्स से हमारे पास n आउटकम्स थी सैम्पल स्पेस में और सबकी जो है ना प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम है। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं सारी आउटकम्स का, क्योंकि सैम्पल स्पेस का जो है ना सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, और इसका मतलब ये होता है कि जो आउटकम नंबर 1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम नंबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम नंबर n वो 1 के बराबर है। सारी आउटकम्स को अगर मैं क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऐड करूं तो 1 के बराबर आएगी यूजिंग एक्सिम नंबर 2 और 3। सो इससे ये पता लगा कि जो मेरे पास हर आउटकम है, अगर मेरे पास n आउटकम्स है तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है ना 1/n है। इसकी वजह ये है कि जो मेरे पास n आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब है पहली की प्रोबेबिलिटी होगी 1/n प्लस 1/n प्लस, और आखिरी की भी होगी 1/n, क्योंकि जब मैं 1/n को n दफ़ा ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर 1 आता है। तो अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है और मेरे पास n आउटकम्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1/n। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी किसी भी आउटकम OI वो इक्वल्स टू होगी 1/n। ठीक है जी, पहले तो हमारे पास ये एक की रिज़ल्ट है। सो अगर हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ गया और मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट E की, और इवेंट E के अंदर लेट्स से k आउटकम्स हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा
1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 1/n k दफ़ा। तो मैंने k दफ़ा 1/n को ऐड किया और मेरे पास इसको जब मैं सम करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा k/n। और बेसिकली k क्या है, अ नंबर ऑफ आउटकम्स इन e, और n क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। तो इससे ये पता लगा कि जो है अगर मेरे पास एक सैम्पल स्पेस हो जिस पर इक्वली लाइकली आउटकम्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। अब हम ये करते हैं कि जो सारे हमने 3 एक्सियम्स के बारे में पढ़ा है और जो 4 कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा है, इनकी ढेर सारी एग्जांपल्स करते हैं ताकि अगर कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड।